एलएलबी की डिग्री लेने के बाद हर लॉ स्टूडेंट के माइंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिट करता है कि मैंने 3 साल की डिग्री ले ली, मैंने 5 साल की भी लॉ की डिग्री ले ली, लेकिन क्या इसके बाद हमारे पास कैरियर का कोई बेहतर स्कोप है सिवाय प्रैक्टिस, लॉ फर्म और जुडिशरी के अलावा? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो इसी के ऊपर बातें करता है। तो मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, किसी भी फील्ड में इंटर करने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि उस फील्ड में कैरियर स्कोप क्या है, कैरियर पर्सपेक्टिव क्या है, फ्यूचर में आपका कैरियर किस तरह से बेहतर हो सकता है। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर बातें करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं वस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम कैरियर स्कोप के बारे में बातें करेंगे कि एलएलबी की डिग्री लेने के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं, हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, हमारे पास कितने बेहतर ऑप्शंस हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम एलएलबी करने के बाद कैरियर ऑप्शंस देखें तो हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एलएलबी करने के बाद। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो लिटिगेशन, जो कि एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस होता है हमारे लिए। तो लिटिगेशन में जाने के लिए सबसे पहले हम अपना एलएलबी डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हम किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो हमारी मर्जी के ऊपर होता है। तो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसके बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है। तो ये हो जाता है लिटिगेशन। अब दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास कॉर्पोरेट लॉयर होता है। तो कॉर्पोरेट लॉयर में जाने के बाद हम या तो एक लॉ फर्म में एज अ लीगल एसोसिएट जा सकते हैं, या फिर किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हाउस काउंसिल, एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट और एज अ चीफ लीगल मैनेजर के तौर पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर वही हम देखें कि लॉ फर्म में एज अ लीगल एसोसिएट के क्या काम होते हैं, वो वहाँ क्या काम करते हैं, हाँ, उन्हें क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्हें ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, क्लाइंट से किस तरह से डील की जाती है, किस तरह से बातें की जाती है, वो आना चाहिए। बेस्ट एडवाइस देना आना चाहिए क्लाइंट को, मतलब हमें क्लाइंट को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करना है, उन्हें बेस्ट एडवाइस देना है ताकि वो हमारे पास आ सकें। नेक्स्ट, हम क्लाइंट्स को सारी बातें बताएंगे केस से रिलेटेड कि क्या लिमिटेशंस हैं उनके, वो जो केस दे रहे हैं उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इस तरह से एक लॉ फर्म में लीगल एसोसिएट के ये कुछ वर्क होते हैं। नेक्स्ट, एलएलबी करने के बाद बेस्ट कैरियर ऑप्शन में जो थर्ड आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम दो तरह से बन सकते हैं, फर्स्ट थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड सेकंड थ्रू सिलेक्शन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो अगर हम थ्रू कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखें तो सबसे पहले हमें अपनी एलएलबी डिग्री क्वालिफाई करने के बाद हमें एक एपीओ एग्जाम क्लियर करना पड़ता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। एपीओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, और इसे डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये जो एपीओ है इसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये जो एग्जाम होता है एपीओ का, ये 3 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। वहीं नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर एक्सपीरियंस के बेस्ड पर किसी को सेलेक्ट किया जाता है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो कैसे किया जाता है। तो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सपीरियंस के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है 3 पोजीशन पर, 3 पोस्ट पर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल एंड सब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। तो अब इनको कौन अपॉइंट करता है, तो सीनियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के एक पैनल कुछ एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिसिंग लॉयर की लिस्ट बनाते हैं सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और वो लिस्ट वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं अप्रूवल के लिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट उन लिस्ट में से सभी नाम या फिर कुछ नाम को अप्रूव्ड कर देते हैं फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो फिर उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम रिक्वायरमेंट्स देखें, चाहे वो एग्जामिनेशन के थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन रहे हो या फिर एक्सपीरियंस्ड
बाय एक्सपीरियंस्ड वो बन रहे हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले तो वो एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। नेक्स्ट, वो एक एलएलबी ग्रेजुएट पर्सन होना चाहिए। थर्ड, उनका जो एज है मिनिमम 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम 45 ईयर्स होने चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर वो SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं। अब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए मिनिमम कितना प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए? अगर आप DGC के पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं तो आपके पास 10 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप ADGC के पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं तो आपके पास प्रैक्टिस एक्सपीरियंस 7 साल का होना चाहिए। वहीं अगर आप SDGC के पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं तो आपके पास 5 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। फोर्थ बेस्ट कैरियर ऑप्शन देखें तो जुडिशियल सर्विस। ये हर एक लॉ स्टूडेंट का ड्रीम होता है, जुडिशियल सर्विस में जाना, जज बनना। तो अगर हम जुडिशियल सर्विस की बात करें तो हर स्टेट्स अपना एक अलग जुडिशरी का एग्जाम लेती है और इसका जो वैकेंसी होता है अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है हर ईयर के अकॉर्डिंग। जिस ईयर जितनी पोस्ट खाली होती है उतनी वैकेंसीज उसके अकॉर्डिंग आती है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जुडिशियल सर्विस का एग्जाम क्लियर कर लेता है तो जो बिगिनर लेवल पोस्ट उन्हें मिलता है वो सिविल जज का होता है। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 या क्लास 2, नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का उन्हें पोस्ट मिलता है। वहीं अगर हम जुडिशियल सर्विस में सैलरी रेंज की बात करें तो ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, सभी स्टेट का अपना अलग अलग होता है। लेकिन अराउंड अगर आप बिगिनर लेवल पोस्ट पे हैं तो आपको मिनिमम 45,000 और मैक्सिमम 50,000 प्लस आपका चला जाता है। इसके साथ ही आपको कई तरह के अलाउंसेस भी मिलते हैं जिसमें इंक्लूड होता है रेसिडेंस फैसिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, कन्वेंस, पर्सनल असिस्टेंट, साथ ही मेडिकल एंड एजुकेशनल अलाउंसेस भी मिलते हैं और इसके साथ और भी कई तरह के अलाउंसेस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जज एडवोकेट जनरल, द बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर LLB, जिसके बारे में हर किसी को पता नहीं होता, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम जैग पोस्ट भी बोलते हैं। ये एक मेजर जनरल के फॉर्म में होता है। आर्मी फील्ड में लीगल एंड जुडिशियल चीफ के पोस्ट पर इन्हें अपॉइंट किया जाता है। इनका जो काम होता है वो आर्मी फील्ड में ये लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं, डिसिप्लिनरी मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं और ह्यूमन राइट्स केसेस में लीगल असिस्टेंस भी देते हैं। इसकी जो पोस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, इसकी वैकेंसीज काफ़ी लिमिटेड आती है, बहुत ही कम आता है। वहीं जैग में अगर हम रिक्वायरमेंट्स देखें तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एक लॉ ग्रेजुएट्स होने चाहिए और आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 27 ईयर्स तक होना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जो स्टूडेंट को रिक्रूट किया जाता है वो शॉर्टलिस्ट करके किया जाता है, स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। सिक्स्थ बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर LLB में RBI ग्रेड B लीगल ऑफिसर आता है। ये जो है 2 पेपर में अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। पेपर 1 जनरल नॉलेज ऑफ लॉ पूछता है जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही पेपर्स आते हैं, दोनों ही एग्जाम देने पड़ते हैं। सेकेंड पेपर में इंग्लिश टेस्ट होता है। वहीं अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखें तो उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स LLB में होना चाहिए। वहीं अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपका 45% मार्क्स होना ही चाहिए LLB में। वहीं अगर आप 60% मार्क्स आपका होता है LLB में, साथ ही आपके पास कंप्यूटर की बेस्ट नॉलेज होती है तो आपको इसमें प्लस पॉइंट भी मिलता है। कम से कम आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, या तो एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या फिर एज अ लॉ ऑफिसर या फिर एज अ लॉ प्रोफेसर आपके पास 2 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वहीं एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होने चाहिए लीगल ऑफिसर ग्रेड B इन RBI के लिए।
सेवेंथ बेस्ट कैरियर ऑप्शन अगर देखें आफ्टर एलएलबी, तो आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एक काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। ये जो एग्ज़ाम लेता है ये 3 स्टेज में लेता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आप एक इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, आपका लॉ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 की होनी चाहिए। आप बार काउंसिल से एनरोल्ड होने चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं आईबीपीएस लॉ ऑफिसर बनने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर एलएलबी, तो यूपीएससी भी इसमें एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन आ जाता है एलएलबी करने के बाद। वैसे तो यूपीएससी एक नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन भी अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन एक लॉ ग्रेजुएट के लिए थोड़ा इजी हो जाता है यूपीएससी अटेम्प्ट करना। उनके पास एक एडवांटेज हो जाता है यूपीएससी में जाना लॉ करने के बाद, क्योंकि यूपीएससी में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें ऑप्ट करने होते हैं। तो एक लॉ ग्रेजुएट जो कि लॉ के पेपर्स अपने लॉ कॉलेज में बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होता है, तो वो उस लॉ सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है ऑप्शनल में। तो जो यूपीएससी है वो वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम है और इसका जो सक्सेस रेट है वो 0.1% से 0.4% के बीच होता है। वहीं अगर हम देखें कि यूपीएससी अपना एग्जाम कितने स्टेज में कंडक्ट कराता है, तो इसका जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी का ये तीनों स्टेज क्वालिफाई कर लेता है, तो उसकी एक काफ़ी डिसेंट सैलरी होती है विथ पर्क्स एंड अलाउंसेस उन्हें मिलती है सरकार की तरफ से। उसके साथ ही उन्हें एक रेस्पेक्टेड एंड रेप्यूटेड पोजीशन भी मिलता है और ये एक स्टेबल प्रोफेशन भी है। तो एलएलबी करने के पास यूपीएससी भी एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है आपके पास। 9th बेस्ट कैरियर ऑप्शन अगर देखें एलएलबी करने के बाद, तो आप लेक्चररशिप में भी जा सकते हैं। एलएलबी डिग्री क्वालिफाई करने के बाद आप एलएलएम का डिग्री लें, फिर आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना है, उसके बाद आप लेक्चररशिप में भी जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट 10th बेस्ट कैरियर ऑप्शन लें, तो एलएलबी डिग्री क्वालिफाई करने के बाद आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हैं जो कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन देते हैं। तो ये थे कुछ बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर एलएलबी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर एलएलबी। तो अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी ये सोचने में कि अब तो मैंने एलएलबी कर लिया, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एलएलबी करने के बाद आपके पास बेस्ट कैरियर ऑप्शंस भरे पड़े हैं। आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डिफरेंट फील्ड में जाने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।